आप सभी का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इसके प्रीवियस कक्षा में हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को डिफाइन कर चुके थे। आज हम इस कक्षा में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखने वाले हैं, अर्थात पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से अवयव हैं। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स सम्मिलित होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट अर्थात जैविक घटक, ये लिविंग पार्ट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स और जैविक घटक में नॉन लिविंग पार्ट्स सम्मिलित होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, डीकम्पोजर बायोटिक कंपोनेंट में सम्मिलित होते हैं। जिसमें उत्पादक, प्रोड्यूसर, ये सभी जीवों के लिए भोजन अर्थात ऊर्जा का प्रबंध करता है। और उत्पादक में प्लांट आते हैं। प्लांट जो पौधे हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी जड़ों से जल का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कंज्यूमर में, उपभोक्ता में एनिमल आते हैं और इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर सम्मिलित होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्लांट पे अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। इसमें भोजन को आधार बनाकर एक और वर्गीकरण जंतुओं का किया जाता है, वह है शाकाहारी, हर्बीवोरस, अर्थात जो शाक सब्जियों पे या प्लांट पे जो अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। सर्वाहारी जो प्लांट और एनिमल दोनों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। देखिए, डीकम्पोजर ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जब डेथ हो जाता है तो इसकी बॉडी को ये ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें बैक्टीरिया और फंजाई सम्मिलित होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वायरस डीकम्पोजर नहीं होता है। तो सड़े गले पर जो अपना जीवन यापन करते हैं उनको डीकम्पोजर कहते हैं और डीकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई सम्मिलित होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो नॉन लिविंग पार्ट्स है उसमें एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर सम्मिलित होता है, जिसको क्रमबद्ध तरीके से इस तरह वर्गीकरण करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और कार्बनिक अवयव, जिसमें वाटर, कैल्शियम, फेरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सम्मिलित होता है। वहीं ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बनिक अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस अर्थात जीवांश ये सम्मिलित होते हैं और ये पौधे द्वारा प्राप्त होते हैं या मृत जंतुओं से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट अर्थात भौतिक जो अवयव हैं उसमें एयर और विंड, वाटर या रेन, एनर्जी, लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर, लैटिट्यूड अक्षांश, एलिवेशन उच्चावच, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल ये सम्मिलित होते हैं। अर्थात टोपोग्राफी फिजिकल कंपोनेंट का पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखें कि उत्पादक जो है सभी जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करता है। तो भोजन की निर्भरता को जिसमें प्रदर्शित किया जाता है वह खाद्य श्रृंखला होता है। आइए इसके आगे देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। फूड चेन
खाद्य श्रृंखला। अब देखिए ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग, टर्शियरी में स्नेक और ईगल आते हैं। अब इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला किसी भी पारितंत्र में, इकोसिस्टम में भोजन की जो जीवों के प्रति निर्भरता है उसका इसमें प्रदर्शन किया जाता है। फूड चेन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फूड चेन में ऊर्जा के प्रवाह को हम प्रदर्शित करते हैं, अर्थात खाद्य ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और थोड़ा और स्टैंडर्ड परिभाषा हम लेके आएंगे तो हम ये कहेंगे कि इन फूड चेन food is transferred into one trophic level into next ट्रॉफिक लेवल। मतलब फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में भोजन का एक पोषी स्तर से दूसरे अगले पोषी स्तर में जो स्थानांतरण है वह खाद्य श्रृंखला है। अब ये टेक्निकल शब्द हमारे पास आ गया, ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? पोषी स्तर। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल है यह इकोसिस्टम में ये इस तरीके से समझें, फीडिंग की स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक, फीडिंग की स्थिति। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक, पौधा है जिसको हम उत्पादक कहते हैं, उत्पादक है। उसके बाद पौधे को खाता कौन है? तो प्रथम उपभोक्ता, ठीक, इस पे भोजन के लिए निर्भर है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक, इस पे निर्भर है तृतीय उपभोक्ता, ठीक। अब ये देखिए ये पौधे पर प्रथम उपभोक्ता, तो ये उत्पादक जो है ये प्रथम पोषी स्तर है, पोषी स्तर अर्थात फर्स्ट, ये ट्रॉफिक लेवल है। ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर और ये चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है। ठीक, तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक रेखा में हो रहा है। ठीक, अर्थात हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हरा पौधा है, ठीक, हरा पौधा को हिरन खाया और हिरन को बाघ, ये भोजन की निर्भरता है और यही जो है इसी को हम ऊर्जा का स्थानांतरण, खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हरा पौधा है, हरा पौधा को टिड्डा खा लिया, टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, ठीक,
मेंढक को सांप खाया और सांप को बाज या गिद्ध खा लिया। तो देखिए इसमें ट्रॉपिक लेवल क्या है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 और 5। ये जो है ये क्योंकि तृतीय उपभोक्ता है, ठीक। तो 4 या 5 स्टेप का जो ट्रॉपिक लेवल है वो हो सकता है। तो आप इसकी परिभाषा को समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि फूड वेब क्या है, खाद्य जाल। फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल, फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल फूड चेन। मतलब फूड चेन का एक ये ग्रुप है। देखिए किस तरह से, जैसे ये हरा पौधा है और इसको डिफाइन अगर करेंगे तो इन फूड वेब, इसी को इन फूड वेब, फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू वन ट्रॉपिक लेवल टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। किस तरीके से, हरा पौधा है, इसको खाया टिड्डा, ठीक। हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया और सांप को बाज खा लिया। अब देखिए, तो इसमें फूड वेब में हरा पौधा को चूहा खा लिया, चूहा को ये सांप खा लिया, फिर सांप को बाज खा लिया। तो इसमें कई जो है कि खाद्य श्रृंखलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे कि इन फूड वेब, फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक। अब देखिए ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऊष्मागतिकी के 2 नियम को फॉलो करता है। तो पहला नियम क्या है, ऊष्मागतिकी के नियम, 2 नियम को फॉलो करता है। पहला नियम यह है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसका रूपांतरण होता है। अब उदाहरण में हम देख लेंगे कि एक पौधा है, पौधा सौर ऊर्जा को, पौधा है, ये पौधा क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। अब देखिए इसी को आधार बना के लिंडमैन ने जो ऊर्जा के ह्रास जो होता है उसको लिंडमैन का 10% नियम
ये प्रतिपादित किए। लिंडमैन 10% लॉ क्या है, तो हम ट्रॉपिक लेवल को समझ लिए हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल 10% ही हो पाता है, और वो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल में 90% जो ऊर्जा है उसका उपयोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी में होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रिया में होता है। आप इस तरह से समझें, जैसे कि पौधा है, इसके पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक। ये एनर्जी वो हिरण के पास 10% जो है कि स्थानांतरित होगा, मतलब ये 100 जूल इसके पास आया, और हिरण को बाघ जो है खाता है तो इसके पास 10 जूल आया। आप समझ लिए होंगे कि लिंडमैन का जो 10% नियम है वो क्या है। ये कहते हैं कि प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें ऊर्जा को जो स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पे होता है वह 10% ही हो पाता है, और जो शेष 90% है वो पूर्ववर्ती जो ट्रॉपिक लेवल में है उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वो खर्च हो जाता है। आप लिंडमैन्स 10% लॉ को आप समझ लिए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भोजन का निर्भरता है उसका जो आरेखीय निरूपण है उसको इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। और इस शब्द को 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड के जो प्रतिपादक थे वो चार्ल्स एल्टन थे। इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए, इस इकोलॉजिकल पिरामिड में होता क्या है, जो बेस है बॉटम पे हम आधार पे उपभोक्ता को रखते हैं, और उसके उत्तरोत्तर पोषण स्तर को हम एक आरेख में प्रदर्शित करते हैं जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड, दूसरा जैव भार पिरामिड, तीसरा ऊर्जा पिरामिड। आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर पिरामिड को। संख्या पिरामिड ठीक। हम इकोलॉजिकल पिरामिड को देखने से पहले हम खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको हम देखिए। जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो चक्रीय नहीं होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऊर्जा का प्रवाह जो है, ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शन में होता है, एक रेखीय दिशा में होता है। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। जैसे ये पौधा है, पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया, लेकिन क्या ये रासायनिक ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। अर्थात ऊर्जा का जो प्रवाह है वह
चक्रीय नहीं होता है। दूसरा चीज ये इसके संदर्भ में ये देख लें कि देखिए जो शाकाहारी जीव है ये उत्पादक से है, मतलब पौधा से जो एनर्जी ले रहा है, ठीक, ये जो इससे ले रहा है क्या इसको दे रहा है ऊर्जा? नहीं दे रहा है। और लिंडमैन का लॉ ही हम देख लिए कि प्रत्येक कोशीय स्तर से जो उच्चतम जो उपभोक्ता है उसके पास जाते जाते ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक। तो ऊर्जा का परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, चक्रीय होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऊर्जा हमेशा का प्रवाह जो इकोसिस्टम में है वो एक रेखीय होता है। आइए संख्या पिरामिड को देखते हैं। संख्या पिरामिड में जैसा कि नाम से संख्या को आधार बनाएंगे, उसके बाद उसका प्रदर्शन हम भोजन की निर्भरता के आधार पर बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए घास है, ठीक, घास है, घास पर कुछ जो है कि हिरन होंगे और इस पर कुछ बाघ डिपेंड होंगे। तो इसका जो आरेख बनेगा कुछ इस तरीके से। वृक्ष का पिरामिड जो है ये उल्टा बनता है, ठीक, आप समझ गए होंगे, क्योंकि संख्या को आधार बनाएंगे। वृक्ष क्या है? एक ही है। तो ध्यान ये देना है कि संख्या का जो पिरामिड है वो हर हाल में उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बनता है। अगर घास का पिरामिड या जंगल का पिरामिड हम बनाएंगे तो वो सीधा बनेगा, लेकिन एक वृक्ष का अगर पिरामिड हम बनाएंगे तो वो उल्टा बनेगा। संख्या पिरामिड को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड बायोमास शुष्क जीवों के शुष्क भार को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए एक जीव जैसे इंसान ही है, तो व्यक्ति का वजन अगर 100 किलोग्राम है तो उसमें लगभग 70% पानी होता है। तो अर्थात एक व्यक्ति का जो जैव भार होगा तो कितना होगा? 100 माइनस 70, 30 किलोग्राम। शुष्क भार को आधार बनाकर ये जैव पिरामिड को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए जंगल का एक पिरामिड, ये जंगल है, ठीक, जंगल का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक। ये जंगल है, जंगल पे मान लीजिए कि बकरी है, ठीक, या मान लीजिए टिड्डा है, उसके बाद मेढक है और सांप। ये जैव पिरामिड हो गए। या ये प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोरस, ये सब कार्निवोरस, ठीक। जंगल या घास का पिरामिड कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। प्रोड्यूसर, ठीक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस का पिरामिड इस तरह बनेगा। लेकिन जलीय जो तंत्र है, जलीय तंत्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। ये आपको ध्यान में देना है। अभी बताते हैं किस तरह से क्यों उल्टा बनेगा। ये देखिए इसमें ये है प्रोड्यूसर, ठीक, उसके बाद इसमें जो है कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ठीक। अब इसमें जो ये जीव हैं
ये जो पौधे हैं, ठीक, तो उनका जो जैव भार होगा कम होगा। उसी के आधार पर जैसे जैसे ये पोषण स्तर में ऊपर जाएंगे तो उनका जो जैव भार है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक। तो इसमें एक्वेटिक जो पिरामिड है उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मान लीजिए कि जलीय पारितंत्र है, तो जलीय पारितंत्र में जो बॉटम पे होता है उसको हम बेंथेमिक कहते हैं। बेंथेमिक कहते हैं, जो ये पानी की दिशा के विरुद्ध तैर सकता है उसको हम नेक्टन कहते हैं, और जो पानी की दिशा में, पानी की प्रवाह में ही हो उसी दिशा में तैरता रहता है उसको प्लवक कहते हैं, जिसको प्लैंकटन कहते हैं। याद ये रखना है कि जैव भार पिरामिड किसी भी जंगल का, घास का बनेगा तो वो सीधा बनेगा, और जल का जब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। आइए देखते हैं ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सदैव सदा सीधा ही बनता है, ठीक। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है, ठीक, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण में ये ऊर्जा, ये उत्पादक है, ठीक। मान लीजिए ये पौधा है, उत्पादक है, ये प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता है। तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कम होता जाएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड याद रखना ये है कि सदैव सीधा बनेगा।